सभी को नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ रहे हैं। शिक्षण विधियों के अंतर्गत आज हम लेखन शिक्षण के बारे में पढ़ेंगे कि लेखन शिक्षण क्या होता है, लेखन शिक्षण की विशिष्टता क्या है, लेखन शिक्षण के उद्देश्य क्या हो सकते हैं और लेखन शिक्षण के लिए शिक्षक कौन कौन सी विधियों का प्रयोग कर सकता है। तो आइए सबसे पहले लेते हैं लेखन शब्द बना कैसे है और इस शब्द का अर्थ क्या होता है। लेखन शब्द की व्युत्पत्ति एवं अर्थ कि लेखन शब्द की रचना कैसे हुई है और इसका अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों, लेखन शब्द लिख धातु से बना है। लिख धातु में जब हम लुट प्रत्यय, संस्कृत में कहें तो लुट प्रत्यय और हिंदी में बोलें तो अन प्रत्यय, लिख धातु में लुट या अन प्रत्यय के जुड़ने से लेखन शब्द बना है और इस लेखन का अर्थ होता है लिखना। लेखन यानी लिखना, अर्थात बालक विद्यालय में आता है, विद्यालय के बाद में हम उसे लिखना सिखाते हैं, तो बालक को लिखना सिखाना ही लेखन शिक्षण कहलाता है। देखिए, हम भाषा के 4 मूलभूत कौशल पढ़ते हैं। कोई भी भाषा है, उस भाषा के 4 मूलभूत कौशल होते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इनमें सबसे अंतिम कौशल कौन सा है? तो सबसे अंतिम लेखन कौशल को माना जाता है। लेकिन एक डॉक्टर मारिया मोंटेसरी हुई हैं इटली की, जिन्होंने लेखन कला को पढ़ने से पहले स्थान दिया है कि लेखन कार्य पहले करवाया जाना चाहिए और पठन को, पढ़ने को बाद में स्थान दिया जाना चाहिए। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। सामान्यतः भाषा के कौशलों का सही क्रम होता है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। लेखन सबसे अंत में आता है, लेकिन मारिया मोंटेसरी के अनुसार भाषा कौशलों का क्रम पूछा जाता है तो सुनना, बोलना, उसके बाद लिखना और फिर अंत में पढ़ने को इन्होंने स्थान दिया है। तो ये अंतिम कौशल है। इस कौशल की विशिष्टता क्या होती है? लेखन शिक्षण की विशिष्टता क्या है? तो देखिए, पहले हमने वाचन शिक्षण को पढ़ा। वाचन शिक्षण में ध्वनि एवं उच्चारण का ज्ञान करवाया जाता है कि बच्चा ध्वनि के बारे में, उच्चारण के बारे में शुद्ध रूप से जान सके। अब लेखन के अंतर्गत मुख्य रूप से क्या चीज सिखाई जाती है? उसमें दिया जाता है शुद्ध वर्तनी का ज्ञान करवाना कि बच्चा लिखेगा तो वो शुद्ध वर्तनी के साथ लिख सके, इसलिए बालकों को शुद्ध वर्तनी का ज्ञान करवाना ही लेखन शिक्षण की विशिष्टता मानी जाती है। फिर चलते हैं, लेखन शिक्षण के उद्देश्य क्या हो सकते हैं? लेखन शिक्षण क्यों करवाया जाना चाहिए? तो इसके भी अलग अलग कुछ उद्देश्य अपने सामने आ रहे हैं। पहला उद्देश्य है बालकों को अक्षर व शब्द के स्वरूप का ज्ञान करवाना कि अक्षर कैसे लिखा जाता है, शब्द कैसे लिखा जाता है, उस अक्षर या शब्द के स्वरूप का ज्ञान करवाना लेखन शिक्षण का पहला उद्देश्य हो गया। फिर दूसरे नंबर पर आता है बालकों को शुद्ध वर्तनी का ज्ञान करवाना कि बच्चा लिखे तो लिखते समय छोटी बड़ी मात्राओं का सही रूप से प्रयोग कर सके, इसलिए बालकों को शुद्ध वर्तनी का ज्ञान करवाना भी लेखन शिक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। फिर कह सकते हैं बालकों का हस्तलेख सुधरवाना। बच्चा लिखेगा तो लिखने पर उसकी हैंडराइटिंग सही होगी, इसलिए बालकों की हैंडराइटिंग सुधरवाने के लिए, हस्तलेख सुधरवाने के लिए भी लेखन शिक्षण करवाया जाता है। इसके अलावा आते हैं बालकों को शुद्ध, स्पष्ट व सुंदर लेखन का ज्ञान करवाना कि वो शुद्ध रूप से लिख सकें, स्पष्ट रूप से लिख सकें और सुंदर तरीके से लिख सकें। यह भी लेखन शिक्षण के द्वारा उनको ज्ञान करवाया जाता है। साथ ही आते हैं बालकों को विराम चिन्हों के शुद्ध प्रयोग का ज्ञान करवाना। जब भी हम लिखते हैं, कहीं अल्प विराम, कहीं अर्ध विराम, कहीं पूर्ण विराम, कहीं प्रश्नवाचक विराम, ऐसे चिन्हों का प्रयोग कर देते हैं, तो बच्चा भी लिखते समय इन सभी विराम चिन्हों का सही रूप से प्रयोग कर सके, यह भी लेखन शिक्षण के अंतर्गत सिखाया जाता है।
फिर आता है बालक की लेखन गति में वृद्धि करना। बालक लिखेगा तो लिखते लिखते उसको अभ्यास जब अच्छा हो जाएगा तो उसकी लिखने की गति भी बढ़ जाती है। इसलिए जब भी हम लेखन का कार्य करते हैं तो लेखन गति को बढ़ाने का प्रयास भी करते हैं। फिर बालकों में अपने भावों के लिए आकृति की कल्पना करना। अपने मन में कोई भी भाव विचार उत्पन्न होता है, उस भाव या विचार को हम प्रकट करना चाहते हैं तो लिख करके प्रकट करना चाहेंगे तो भावों का आकार आकृति का रूप है वो अपने आप दिमाग में आ जाएगा। तो अपने भावों के लिए किसी आकार की कल्पना करना भी लेखन शिक्षण के अंतर्गत आ जाता है। इसके अलावा बालकों की शब्द संपदा, शब्द भंडार, शब्दकोशीय भंडार है, शब्दकोश में वृद्धि करना है, उसको विकसित किया जाता है। साथ ही भाषाधिकार को विकसित करना कि बालकों की शब्द संपत्ति भी बढ़ सके और भाषा पर उनका अधिकार हो सके, इसके लिए भी लेखन कार्य करवाया जाता है। इसके अलावा बालकों की सृजनात्मक क्षमता का विकास करना। जब बालक लिखना सीख लेता है तो कभी वो पत्र लिखता है, कभी प्रार्थना पत्र लिखता है, कभी कहानी निबंध कुछ भी लिखेगा तो उसमें रचनात्मक क्षमताओं का विकास बढ़ता है। इसलिए सृजनात्मक क्षमता को विकसित करने के लिए भी लेखन शिक्षण करवाया जाता है। और एक हम कह सकते हैं बालकों की लिखित अभिव्यक्ति क्षमता को विकसित करना। तो ये लेखन शिक्षण के अलग अलग उद्देश्य माने जाते हैं। अक्षर, शब्द, वर्तनी आदि का ज्ञान करवाने के लिए, हस्तलेख को सुधरवाने के लिए, विराम चिन्हों का सही प्रयोग करवाने के लिए, लेखन गति को विकसित करने के लिए, भाषा पर अधिकार जताने के लिए और उनकी लिखित अभिव्यक्ति क्षमता का विकास करने के लिए लेखन शिक्षण करवाया जाता है। अब चलते हैं कि लेखन शिक्षण के लिए अध्यापक कौन कौन सी विधियों का प्रयोग कर सकते हैं और उनमें सही विधि या श्रेष्ठ विधि कौन सी मानी जाती है। तो लेखन शिक्षण के लिए हम 5 प्रकार की विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। वो विधियां कौन कौन सी आती हैं? एक तो है श्रुत लेखन विधि, एक है दृष्टानुलेखन विधि, एक पेस्टोलॉजी विधि, एक आती है अक्षर स्वरूपानुकरण विधि और एक मोंटेसरी विधि। लेखन शिक्षण की 5 प्रकार की विधियां अपने सामने आ रही हैं। श्रुत लेखन, दृष्टानुलेखन, पेस्टोलॉजी, अक्षर स्वरूपानुकरण और मोंटेसरी। इन सभी विधियों में क्या होता है, पहले सामान्य रूप से हम मुख्य रूप से पढ़ते हैं कि श्रुत यानी सुनकर के लेखन लिखना, सुनकर के लिखना श्रुत लेखन विधि कहलाती है। इसमें क्या होता है, अध्यापक जो भी शब्द या गद्यांश लिखाना चाहता है वह उन शब्दों को या गद्यांश को शुद्ध रूप में बोलता है। बच्चे शिक्षक के उच्चारण को सुनकर के उसी के अनुसार लिखते हैं। लिखित कार्य जब समाप्त हो जाता है तो फिर उसकी जांच की जाती है। जांच में जो जो शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध पाए जाते हैं उनको पुनः शुद्ध लिखने का अभ्यास करवाया जाता है। लगभग 5 से लेकर 10 तक उस शब्द को शुद्ध लिखने का अभ्यास शिक्षक के द्वारा करवाया जाता है। तो इस प्रकार की जो विधि होती है श्रुत लेखन विधि कहलाती है। सुनकर के लिखने वाली विधि है श्रुत लेखन। फिर है दृष्टानुलेखन विधि जो जेकाटोट के द्वारा प्रतिपादित है, इसलिए इसको जेकाटोट विधि भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जैसा शब्द में अर्थ छिपा हुआ है, दृष्ट देख करके अनुलेखन पीछे लिखना, देख करके लिखना ही दृष्टानुलेखन कहलाता है। यानी कोई भी अध्यापक श्यामपट पर शब्दों को लिखता है और बच्चे उन शब्दों को देखते हैं, वो सोचते हैं कि गुरुजी ने जो लिखा है वो तो बिल्कुल सही ही लिखा होगा, शुद्ध ही लिखा होगा। इसलिए शिक्षक के द्वारा श्यामपट पर लिखे गए शब्दों को देखकर अथवा पाठ्य पुस्तकों में लिखे हुए शब्दों को देख करके जब बालक स्वयं के स्तर पर लिखना सीखते हैं तब वह विधि दृष्टानुलेखन विधि या जेकाटोट विधि के नाम से जानी जाती है। फिर आती है पेस्टोलॉजी विधि। पेस्टोलॉजी विधि में क्या होता है,
इस विधि के अनुसार जो कोई भी अक्षर शब्द हम बच्चे को सिखाते हैं तो उसको टुकड़ों में बांट करके सिखाया जाता है। सिखाने के लिए लकड़ी या प्लास्टिक के टुकड़ों का हम प्रयोग कर सकते हैं और उसमें एक ही अक्षर को अलग अलग खंडों में विभाजित कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए हमें क अक्षर सिखाना है तो पहला टुकड़ा जो आता है उस पहले टुकड़े में हम इस प्रकार का आकार बना देते हैं, दूसरे टुकड़े में ऐसा एक जो आकार है वो इस प्रकार का आकार बना देंगी, तीसरे टुकड़े में ऐसा आकार बना देंगी। अब बच्चा पहले टुकड़े को उठाएगा, फिर दूसरा टुकड़ा उसके साथ में रख देगा, फिर तीसरा टुकड़ा और जोड़ देगा। इस तरीके से क अक्षर का निर्माण हो जाएगा। ऐसे एक ही अक्षर को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके उनको जोड़ करके फिर लिखना सिखाया जाता है, तो वह विधि पेस्टालॉजी विधि के नाम से जानी जाती है। यह किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली में अधिक इसका प्रयोग किया जाता था, जिसके कारण से इसे किंडरगार्टन विधि भी हम कह सकते हैं। फिर आती है अक्षर स्वरूपानुकरण विधि। इस विधि में क्या होता है, इसमें लिखना सिखाने के लिए छोटे छोटे बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है। कोई भी अक्षर है वो शिक्षक छात्र की अभ्यास पुस्तिका में नोटबुक में छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में उस अक्षर को शब्द को लिख देता है। जैसे हमें क अक्षर सिखाना है तो क अक्षर सिखाने के लिए ऐसे छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में बालक के सामने क अक्षर आ जाएगा। अब बालक पेंसिल उठाएगा और पेंसिल उठा करके इन बिंदुओं को आपस में जोड़ेगा और जोड़ करके इनके ऊपर पेंसिल फेर करके लिखना सीखेगा। तब वह विधि अक्षर स्वरूपानुकरण विधि के नाम से जानी जाती है। फिर आती है मोंटेसरी विधि। मोंटेसरी विधि में लिखना सिखाने के लिए क्या किया जाता है, इसमें कुछ काष्ठ फलक लकड़ी के बोर्ड आदि का प्रयोग किया जाता है। उस बोर्ड के ऊपर क्या होता है, अक्षर बड़े आकार में कोई भी अक्षर लिख दिया जाता है। जैसे क अक्षर को हमने ऐसे बड़े आकार में लिख दिया, बच्चे को उस काष्ठ फलक के पास बुलाया जाता है और बच्चे से अपनी उंगलियां उसके ऊपर चलाने के लिए कहा जाता है। बच्चा उसके ऊपर अपनी उंगली चलाता है, उंगली से फेर करके अभ्यास करता है, उसको लिखने का प्रयास करता है। फिर उसको पेंसिल चलाने के लिए कहा जाता है, उसके बाद में वह पेंसिल उसके ऊपर चलाता है। इस तरीके से उंगली चला करके लिखने का अभ्यास करवाने वाली जो विधि है वो आधुनिक श्रेणी की मोंटेसरी विधि मानी जाती है। तो ये लेखन के लिए अलग अलग प्रकार की विधियां हम काम में ले सकते हैं। अब कौन सी विधि में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है इसको विस्तार से पढ़ते हैं। प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं उस तरीके से हम इनको सीखते हैं। सबसे पहली आती है श्रुत लेखन विधि। क्या है ये देखिए, श्रुत लेखन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सुनकर के लिखना। श्रुत यानी सुनकर के, लेखन यानी लिखना। अर्थात इस विधि के अंतर्गत सर्वप्रथम शिक्षक शब्दों या गद्यांश का शुद्ध उच्चारण करता है। शिक्षक है जो भी शब्द लिखाना चाहता है उन शब्दों को या गद्यांश को शुद्ध रूप में बोलेगा। शिक्षक के उच्चारण को सुनकर बालक लेखन कार्य करते हैं। जैसा शिक्षक ने बोला बच्चे भी उसी प्रकार से लिखते हैं। इसलिए ध्यान रखें, शिक्षक जब भी इस विधि से लेखन कार्य करवाता है तो उसे शुद्ध उच्चारण ही करना चाहिए। ऐसा नहीं, जैसे मान लीजिए हमें नींबू शब्द लिखवाना है, ज़्यादातर हम इसका उच्चारण नींबू ऐसा कर जाते हैं, इस तरीके से नींबू ऐसा बोल देते हैं, जबकि इसका शुद्ध उच्चारण होना चाहिए नींबू। मैं का प्रयोग कहीं होता ही नहीं है हिंदी के अंतर्गत। तो इस तरीके से शिक्षक लिखाते समय शुद्ध उच्चारण ही करेगा नींबू, और बच्चे भी उसी प्रकार से लिखेंगे, तो वह विधि श्रुत लेखन विधि हो जाती है। जब लिखने का कार्य हो जाता है तो फिर क्या किया जाता है, लेखन कार्य की समाप्ति के बाद उसकी जांच की जाती है। लेखन कार्य जो करवाया है, जो शब्द या गद्यांश हमने लिखवाया है उसकी जांच करेंगी। जांच करने के लिए क्या तरीके अपनाने चाहिए, किस तरीके से बच्चों के लिखित कार्य की जांच होनी चाहिए, तो जांच 3 प्रकार से की जा सकती है। 3 प्रकार से कैसे कैसे कर सकते हैं। एक तो शिक्षक प्रत्येक बालक की व्यक्तिगत जांच करेगा, प्रत्येक बालक की व्यक्तिगत जांच करके बताएगा कि आपकी ये अशुद्धियां
आ रही है, इनको हम इस प्रकार से सही कर सकते हैं। दूसरा, जो गद्यांश या शब्द हमने लिखाए हैं, शिक्षक उस गद्यांश को या शब्दों को शुद्ध रूप में श्यामपट्ट पर लिख देगा, शुद्ध रूप उसका लिख देगा। बच्चे श्यामपट्ट पर देख करके खुद अपनी जांच करेंगे और जांच में जो जो गलतियां उनको मिलेंगी उनको शुद्ध लिखने का अभ्यास करेंगी। तीसरा तरीका है, बालकों से हम एक दूसरे की जांच करने लिए कहेंगे कि आप एक दूसरे कॉपी चेंज कर लीजिए और खुद अपनी जांच कीजिए। इस तरीके से बालक एक दूसरे की जांच करते हैं। ये 3 तरीके काम में लिए जा सकते हैं, लेकिन तीनों में से श्रेष्ठ तरीका कौन सा होता है? तो सबसे अच्छा तरीका, सर्वश्रेष्ठ तरीका तो पहले वाला ही है, प्रत्येक बालक की व्यक्तिगत जांच करना। ये जांच कार्य का सर्वश्रेष्ठ तरीका माना जाता है, क्योंकि जब तक हम प्रत्येक बच्चे पर ध्यान नहीं देंगे तब तक हमें मालूम नहीं चलेगा कि कौन सा बच्चा किस प्रकार की त्रुटि कर रहा है। उसकी त्रुटि को जान करके हम उससे सही लेखन कार्य करवा सकते हैं। लेकिन यदि कक्षा में छात्र संख्या कम है तो ही यह तरीका कारगर साबित हो सकता है। मान लीजिए हमारी कक्षा में बच्चों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, 50, 60, 100 तक भी बच्चे पहुंच जाते हैं, तो उस स्थिति में प्रत्येक बालक की व्यक्तिगत जांच करना संभव ही नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में दूसरे वाला तरीका काम में लेना चाहिए कि जब अधिक छात्र हों तो शिक्षक लिखाए गए अंश को श्यामपट्ट पर लिख देगा और बच्चे उससे देख करके खुद अपनी जांच करेंगे। तीसरा जो सबसे निम्न स्तर का तरीका है वो है एक दूसरे की जांच करना। ये निम्न स्तर का है क्योंकि कभी कभी बच्चों में आपस में विरोध का भाव हो सकता है और उस स्थिति में वो गलत जांच कार्य भी कर सकते हैं। इसलिए 3 तरीके हैं जिनमें से पहले वाला तरीका ही सर्वश्रेष्ठ तरीका माना जाता है। फिर है, जांच में जब शिक्षक जांच कर रहा है, कोई भी शब्द अशुद्ध मिलता है तो अशुद्ध वर्तनी वाले शब्दों को 5 से 10 बार तक शुद्ध लिखने का अभ्यास करवाया जाता है। कई बार शिक्षक जांच कार्य करते हैं तो जांच में पहले तो अशुद्धियों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं तो कुछ शिक्षक केवल गोला लगा करके छोड़ देते हैं कि ये शब्द गलत है। वहाँ हमारा दायित्व बनता है कि हमें सही जांच करनी है। कोई शब्द गलत दिखाई देता है तो उसको गोला भी करना है और फिर उसका शुद्ध रूप जो भी होगा वो शुद्ध रूप आगे हमें लाल स्याही से लिख देना चाहिए। इस तरीके से जो भी अशुद्ध शब्द है उसका शुद्ध रूप लिख देंगे। फिर बच्चे से कहेंगे अब आप बार बार इसका अभ्यास करें। 5 से 10 बार तक यदि वो अभ्यास करेगा तो आगे से उस शब्द को वो गलत नहीं लिखेगा। ये लेखन शिक्षण की प्राचीन विधि है, प्राचीन काल से इसका प्रयोग हो रहा है। परंपरागत भी कह सकते हैं कि प्राचीन काल में भी थी, आज भी लोग इसका पालन कर रहे हैं। तो ये प्राचीन एवं परंपरागत विधि मानी जा सकती है। फिर दूसरी विधि आती है दृष्टानुलेखन विधि, देख करके लिखने वाली विधि। ये क्या है? तो देखिए, दृष्टानुलेखन का शाब्दिक अर्थ होता है देख करके लिखना। देख करके लिखना ही दृष्टानुलेखन है। यानी इस विधि के अंतर्गत छात्र शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट पर लिखे गए शब्दों को देखकर अथवा पाठ्य पुस्तकों में लिखे गए शब्दों को देखकर स्वयं लिखने का अभ्यास करता है। शिक्षक ने श्यामपट्ट पर लिख दिया तो वो लिख करके देखेगा, अथवा बच्चे पाठ्य पुस्तकों में देखेंगे हमारी किताब में ऐसा लिखा हुआ है तो उसके अनुसार लिखने का प्रयास करेंगे। ध्यान रखें, बच्चों के लिए शिक्षक या शिक्षिकाएं देवता के समान होते हैं, ईश्वर के समान होते हैं। यदि एक शिक्षक ने कुछ भी कह दिया तो बच्चा वही मानेगा। मान लीजिए मम्मी पापा ने कोई शब्द सिखाया, सही सिखा रहे हैं, शिक्षक से कभी मान लीजिए गलती से कुछ गलत सिखा दिया गया तो बच्चा कहेगा कि नहीं, मेरी मैम ने तो ऐसा ही कहा था, ऐसा ही हमें सिखाया है। वो मैम का सिखाया हुआ सही मानेगा, मम्मी पापा का कभी सही नहीं मानेगा। इसलिए हमें ध्यान दे करके श्यामपट्ट पर लिखना चाहिए, बालकों के अभ्यास पुस्तिका में लिखना चाहिए कि हम जो लिखें वो बिल्कुल सही लिखें। तो दृष्टानुलेखन का मतलब है शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट पर लिखे गए शब्दों को देखकर अथवा पाठ्य पुस्तकों में लिखे गए शब्दों को देखकर बच्चा जब स्वयं लिखने का अभ्यास करता है वही दृष्टानुलेखन विधि है। स्वयं सीखता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह विधि स्वयं करके सीखना शिक्षण सिद्धांत पर आधारित मानी जाती है। इस विधि को जेकार्टोट विधि भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो देखिए,
इस विधि का प्रतिपादन सबसे पहले फ्रेंच विद्वान हुए हैं जोसेफ जेकाटोट। जोसेफ जेकाटोट फ्रांस के रहने वाले थे। इन्होंने इस विधि के बारे में अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए थे, जिसके कारण इस दृष्टानुलेखन विधि को ही जेकाटोट विधि के नाम से पुकारा जाता है। देखिए, जोसेफ जेकाटोट जो हुए, उन्होंने इस विधि के सिद्धांतों का वर्णन किया। वर्णन करते समय इन्होंने 3 बातें विशेष रूप से बतलाई थी। 3 बातें क्या हैं? तो जेकाटोट ने इस विधि को प्रतिपादित करते समय 3 सिद्धांत बतलाए थे। 3 सिद्धांत कौन कौन से हैं? कि सभी लोगों में बुद्धि समान मात्रा में होती है। उन्होंने ये कहा कि ईश्वर सभी को समान बुद्धि देता है। ऐसा नहीं कि कोई विशेष होशियार बना दिया, ईश्वर ने किसी को कमजोर बना दिया। ईश्वर के द्वारा सभी को बुद्धि समान मात्रा में दी जाती है, लेकिन लोग उसका अलग अलग दिशा में प्रयोग करने लग जाते हैं। किसी की बुद्धि किसी दिशा में चली जाती है, किसी की किसी दिशा में चली जाती है, तो वो अपनी दिशा बदल लेते हैं, तब हमें वो कमजोर, होशियार आदि लगने लग जाती है। ईश्वर सभी लोगों में बुद्धि समान मात्रा में देता है। दूसरा, ईश्वर ने सभी लोगों को स्वयं निर्देशन देने या करने की क्षमता प्रदान की है, कि ईश्वर ने हर व्यक्ति को ऐसी शक्ति दी है कि वो खुद के बारे में खुद निर्णय ले सके कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। और तीसरी बात उसने बताई थी, हर वस्तु में हर वस्तु विद्यमान है, प्रत्येक चीज में प्रत्येक चीज का निवास है, हमें कहीं अन्यत्र घूमने की आवश्यकता नहीं है। तो ये 3 सिद्धांत उन्होंने दिए कि ईश्वर जो देता है, बुद्धि देता है, तो वो बुद्धि सभी में समान मात्रा में होती है। ईश्वर सभी को स्वयं निर्णय लेने की, स्वयं निर्देशन देने की क्षमता भी देता है, और हर वस्तु हर जगह मौजूद होती है। इस तरीके के सिद्धांतों के आधार पर इन्होंने अपनी दृष्टानुलेखन विधि का प्रतिपादन किया था। फिर देखिए, जेकाटोट के अनुसार लेखन कार्य के लिए 3 तरीके काम में लिए जा सकते हैं। दृष्टानुलेखन में हम केवल देख करके लिखने की बात कहते हैं, लेकिन जेकाटोट के मूल सिद्धांतों को हम पढ़ें तो उसमें 3 बातें उन्होंने बताई हैं कि 3 तरीके इस विधि में काम में लिए जा सकते हैं। वो 3 तरीके कौन कौन से हैं? एक है अनुलेख, एक प्रतिलेख और एक श्रुतलेख। तीनों पर जोर दिया था, अनुलेख, प्रतिलेख और श्रुतलेख। अब अनुलेख तो क्या होता है, प्रतिलेख क्या होता है? तो अनुलेख का मतलब है कि शिक्षक क्या है, श्यामपट पर कोई शब्द लिख देता है, या फिर बालक की जो अभ्यास पुस्तिका है, नोटबुक है, उसमें कोई शब्द या पंक्ति लिख देता है। बच्चा उस ऊपर वाली पंक्ति को देख करके पूरे पेज में वही पंक्ति बार बार लिखता है, तो ऊपर देखेगा फिर नीचे बार बार वैसा का वैसा लिखेगा, उसे ही अनुलेख कहा जाता है। ज्यादातर विद्यालयों में इसे हम सुंदरलेख लिखना कह देते हैं। तो जो सुंदरलेख लिखना सिखाया जाता है वही सुंदरलेख अनुलेख के नाम से जाना जाता है, और ये जो जेकाटोट विधि का ही एक रूप माना जाता है। दूसरा है प्रतिलेख। प्रतिलेख और अनुलेख में क्या अंतर है कि अनुलेख में ऊपर की जो पंक्ति है वही पंक्ति बार बार पूरे पेज में लिखी जाती है, और प्रतिलेख में हम पुस्तक का कोई भी गद्यांश या अंश ले लेते हैं और एक पूरे पेज में वह पूरा का पूरा गद्यांश देख देख करके लिखते हैं। तो पुस्तक सामने है, उसमें गद्यांश को पढ़ा, पूरा गद्यांश अपनी कॉपी में लिख दिया, तो वह प्रतिलेख माना जाता है। और श्रुतलेख का मतलब है सुन करके लिखना, कि शिक्षक बोलता है और शिक्षक के उच्चारण को सुनकर के बच्चे लिख लेते हैं, तो वो श्रुतलेख के नाम से जाना जाता है। तो दृष्टानुलेखन विधि या जेकाटोट विधि के लिए 3 तरीके काम में लिए जा सकते हैं। वो 3 तरीके कौन कौन से माने जाते हैं? अनुलेख अथवा प्रतिलेख अथवा श्रुतलेख। फिर चलते हैं, तीसरी विधि आती है पेस्टोलॉजी विधि। पेस्टोलॉजी विधि में क्या होता है? तो देखिए, इस विधि के अंतर्गत पढ़ना सिखाने के लिए लकड़ी या प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़ों का प्रयोग किया जाता है। जब भी लिखना सिखाते हैं तो लिखना सिखाने के लिए लकड़ी के, प्लास्टिक के टुकड़े काम में लेते हैं। इसमें एक ही अक्षर को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है। अक्षर एक ही है, उस एक ही अक्षर को हम अनेक टुकड़ों में बांट सकते हैं। जैसे मान लीजिए बालक को हमें क अक्षर लिखना सिखाना है, तो शिक्षक क्या करता है, एक ही क अक्षर को 3 भागों में विभाजित कर देगा। पहला भाग है उसमें इस प्रकार का वो रूप बनाएगा। दूसरा टुकड़ा जो लेता है
उसमें इस प्रकार का रूप बना देता है। तीसरा जो टुकड़ा है उसमें इस प्रकार का अंश बना देता है। बच्चा खेल खेल में इनको आपस में जोड़ता है। पहला टुकड़ा उठाया, फिर दूसरा टुकड़ा उठाया, पहला टुकड़ा उठा करके रख दिया, दूसरे टुकड़े को उसके साथ में जोड़ दिया, फिर तीसरा टुकड़ा जोड़ करके रख दिया। इस प्रकार से जो विधि होती है उस विधि को ही पेस्टोलॉजी विधि के नाम से जाना जाता है। इसमें बालक का खेल खेल भी हो जाता है, खुद करके वो सीखता है। तो हम कह सकते हैं कि यह विधि खेल खेल में शिक्षा या स्वयं करके सीखना जैसे शिक्षण सिद्धांतों पर कार्य करती है, इन शिक्षण सिद्धांतों पर आधारित मानी जाती है। किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली जो थी फ्रेडरिक ऑगस्ट फ्रोबेल की, उस फ्रोबेल की शिक्षा प्रणाली में लिखना सिखाने के लिए बच्चों से ऐसा ही व्यवहार किया जाता है। तो इस प्रणाली को हम किंडरगार्टन प्रणाली भी कह सकते हैं। चौथी विधि आती है, वो विधि है अक्षर स्वरूपानुकरण विधि। अक्षर स्वरूपानुकरण विधि में क्या होता है कि इस विधि के अंतर्गत लिखना सिखाने के लिए छोटे छोटे बिंदुओं का, डॉट्स का प्रयोग किया जाता है। जब भी शिक्षक लिखना चाहता है तो छोटे छोटे डॉट 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 बिंदुओं का प्रयोग करके वो लिखना सिखाता है। शिक्षक सर्वप्रथम अक्षर या शब्द को छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है। छोटे छोटे बिंदु के रूप में छात्र के सामने शब्द को, अक्षर को लाया जाएगा। छात्र पेंसिल की सहायता से उन बिंदुओं को आपस में जोड़ करके लेखन का अभ्यास करते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में हम क्या करते हैं, अक्षर बच्चे के सामने लाते हैं। छोटे छोटे बिंदु के रूप में अक्षर लाएंगे, इस प्रकार से अक्षर बच्चों के सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा। बच्चा इन बिंदुओं को आपस में मिलाएगा और मिला करके अक्षर को लिखना सीखेगा। तो वो विधि अक्षर स्वरूपानुकरण विधि कहलाती है। आजकल की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें इसका अभ्यास करवाने के लिए भी कुछ वर्कबुक्स, पाठ्य पुस्तकें होती हैं जिनमें इस प्रकार का कार्य होता है कि ऊपर डॉट 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 लिख दिए जाते हैं और बच्चा उन पर पेंसिल फेर करके और लिखने का अभ्यास करता है। तो हम कह सकते हैं वर्तमान में प्रचलित पाठ्य पुस्तकों में इसी विधि का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये वर्तमान समय की सबसे अधिक प्रचलित विधि भी मानी जाती है। फिर आते हैं मोंटेसरी विधि। मोंटेसरी विधि के अनुसार लिखना कैसे सिखाया जाता है, तो देखिए इस विधि में लिखना सिखाने के लिए काष्ठ फलक, लकड़ी के बोर्ड आदि का प्रयोग किया जाता है। लकड़ी के टुकड़े भी ले सकते हैं। इन काष्ठ फलक पर क्या होता है, कोई भी अक्षर है तो बड़े आकार में अक्षर को लिख दिया जाता है। अक्षर बड़े बड़े आकार में लिखे जाते हैं। फिर हम बालकों से कहते हैं तो इसके बाद बालकों से इन अक्षरों पर उंगली चलाने के लिए कहा जाता है। पहले अक्षर बड़ा होगा, बच्चा उस पर पहले उंगली चलाएगा। जब उंगली से उसका अभ्यास पूरा हो जाएगा उसके पश्चात उन्हीं अक्षरों पर पेंसिल चलाने के लिए कहा जाता है। पेंसिल से वो अभ्यास करता है। इस प्रकार बालक अक्षरों के स्वरूप से परिचित हो जाता है और परिचित होकर के लिखना सीख जाते हैं। जैसे काष्ठ फलक पर एक अक्षर क लिखा हुआ है, पहले बच्चा इस पर अपनी उंगली चलाता है, उंगली से वो क का अभ्यास करता है। फिर उसके ऊपर वो पेंसिल चलाता है और पेंसिल से इस क का अभ्यास बार बार करता है। इस प्रकार की लिखना सिखाने की जो विधि है वो विधि मोंटेसरी विधि के नाम से जानी जाती है। तो ये लेखन शिक्षण के लिए अलग अलग प्रकार की विधियों का हम प्रयोग करते हैं। कोई शिक्षक किसी प्रकार की विधि का प्रयोग कर सकता है, कोई किसी का प्रयोग कर सकता है। अपने अपने स्तर के अनुसार और सुविधाओं के अनुसार शिक्षक को इन विधियों का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर प्राचीन परंपरा के अनुसार श्रुत लेखन विधि है वो लेखन शिक्षण के लिए एक अच्छी विधि मानी जा सकती है। धन्यवाद।